हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज अगेन एक न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रिबॉन्डिंग की पूरी फुल डिटेल में नॉलेज देने वाली हूँ। रिबॉन्डिंग क्या है, क्यों करते हैं, कौन से बालों पे सूटेड है, क्या इंडियन बालों पे सूटेड है, साथ ही साथ रिबॉन्डिंग की पूरी प्रोसीजर डिटेल में पूरी बताई जा रही है। तो आप प्लीज इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें ताकि आपको छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी बिल्कुल मिस ना हो। चलिए, यहाँ पे जितनी भी नॉलेज दी जा रही है ये सारी एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। तो सैलून एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप मेरे चैनल पर आकर देख सकते हैं। यहाँ पे पहले हम बात करते हैं रिबॉन्डिंग के बारे में। रिबॉन्डिंग क्या होता है। रिबॉन्डिंग जैसा कि हमें पता है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, री एंड बॉन्ड। री का मतलब होता है फिर, और बॉन्ड का मतलब होता है जो हमारे हेयर में बॉन्ड होते हैं। मतलब हेयर के बॉन्ड को उनके पुरानी शेप से चेंज करके नए शेप में लाना रिबॉन्डिंग कहलाता है। रिबॉन्डिंग में लुक कैसा होता है। रिबॉन्डिंग में बिल्कुल स्ट्रेट एकदम फ्लैट लुक आता है और बाल बिल्कुल फोकस स्ट्रेट दिखते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इंडियन बालों के लिए रिबॉन्डिंग सूट करता है। चलिए जानते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। जैसे सभी को पता है कि हमारे इंडिया में बाल बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कुछ कर्ली होते हैं, कुछ एफ्रो कर्ली होते हैं, कुछ वेवी होते हैं और कुछ स्ट्रेट होते हैं। तो क्या इन बालों पे अगर हम रिबॉन्डिंग करें तो क्या ये बालों के लिए अच्छी है, क्या ये बालों को हार्म ज्यादा करती है या कम करती है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे इंडिया में साउथ के साइड के बाल हैं। उनके बाल काफी कर्ली होते हैं, घने होते हैं, मैगी कर्ल्स होते हैं। तो ऐसे बालों पे अगर आप रिबॉन्डिंग करते हो, उनकी जो क्रीम अप्लाई करते हो वो काफी हार्श होती है क्योंकि बाल बिल्कुल ही थिक और घने हैं और साथ ही साथ वो घुंघराले भी हैं। तो ऐसे बालों पे बहुत ही हार्ड क्रीम लगाते हैं। तो ऐसे हार्ड क्रीम लगाने से वो बाल ज्यादा डैमेज होते हैं। अब हम बात करते हैं बेबी बालों की, जिनके बालों में वेव्स होती है। वेव्स ऐसे बालों पर रिबॉन्डिंग की क्रीम कंपैरेटिवली जो आप हार्ड हेयर होते हैं, जो कर्ली हेयर होते हैं, उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी सॉफ्ट लगाओगे तो ऐसे बाल थोड़े से कम डैमेज होते हैं। अब हम बात करते हैं जो बाल नॉर्मल होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, तो उनपे अगर रिबॉन्डिंग करते हैं तो उनपे थोड़ी सी माइल्ड क्रीम लगाते हैं तो ऐसे बाल थोड़े कम डैमेज होते हैं। मतलब ये बालों के टाइप्स के अकॉर्डिंग है कि कौन से क्रीम कौन से बालों पे लगाएं और वो बालों को कितना डैमेज करता है। अब आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि कौन से बालों को रिबॉन्डिंग ज्यादा डैमेज करता है। चलिए अब हम बात करते हैं रिबॉन्डिंग में हमारा लुक कैसा आता है। जैसा कि आजकल देखा जा रहा है कि रिबॉन्डिंग बहुत ज्यादा ट्रेंड में नहीं है। इसके दो कारण हैं। एक तो रिबॉन्डिंग में इतनी ज्यादा हीटिंग प्रोसीजर होती है, ब्लो ड्रायर होती है, आयनिंग होती है, 3 बार आयनिंग होती है, एट द सेम ब्लो ड्रायर भी होती है। तो इसके कारण बाल बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं। तो आजकल सैलून्स में भी हेयर ड्रेसर रिबॉन्डिंग की एडवाइस नहीं देते क्योंकि इससे बाल बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं। दूसरा इसका कारण यह है कि जैसा हम सभी को पता है कि हंसते मुस्कुराते फेस तो सभी को सुंदर लगते हैं, वैसे ही अगर बालों में हल्के से मूवमेंट्स होते हैं तो बाल बहुत ही सुंदर दिखते हैं। पर रिबॉन्डिंग में बाल बिल्कुल फोकस स्ट्रेट हो जाते हैं, बाल बिल्कुल ही सीधे हो जाते हैं, बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, बालों में मूवमेंट्स नहीं होती। तो आजकल रिबॉन्डिंग बहुत ज्यादा ट्रेंड में नहीं है। इसके बदले में स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग ज्यादा ट्रेंड में है। स्मूथनिंग में बाल नेचुरल स्ट्रेट होते हैं और स्ट्रेटनिंग में बाल उससे ज्यादा स्ट्रेट होते हैं। पर रिबॉन्डिंग में तो बाल बिल्कुल ही स्ट्रेट हो जाते हैं, बिल्कुल ही फ्लैट लुक आता है। चलिए अब हम बात करते हैं रिबॉन्डिंग के प्रोसीजर के बारे में। उम्मीद है आपको कुछ बातें समझ में आई होगी। रिबॉन्डिंग क्या है, कैसे बालों पे करनी चाहिए, क्या इंडियन बालों को सूट करता है और आजकल रिबॉन्डिंग बहुत ज्यादा ट्रेंड में क्यों नहीं है। अब हम बात करते हैं रिबॉन्डिंग की प्रोसीजर के बारे में। पहले आप सब रिबॉन्डिंग में सबसे पहले आपको बालों को चेक करना है।
चेक इन द सेंस कि बाल के टेक्सचर कैसे हैं, बाल वेवी हैं, कर्ली हैं, स्ट्रेट है या फाइन है या केमिकल ट्रीटेड है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्रीम को सजेस्ट करना है। तो सबसे पहले बालों को चेक करना है, बालों को चेक करनी है, बालों की इलास्टिसिटी को चेक करनी है, बालों में कितनी जान है। उसके बाद आपने क्रीम डिसाइड करके रिबॉन्डिंग प्रोसेस स्टार्ट करनी है। रिबॉन्डिंग की प्रोसेस में सबसे पहले रिबॉन्डिंग की प्रोसेस में सबसे पहले आपको हेड वॉश करनी है। हेड वॉश बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट लगे हुए हैं वो बालों में, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट लगे हैं वो सारे निकालने हैं। ये निकालने प्रोडक्ट बहुत ही जरूरी है, तभी आपके क्यूटिकल्स पूरी तरीके से खुलेंगे, ओपन होंगे और क्रीम आपके बालों में पेनिट्रेट होगी। तो यहाँ हम सबसे पहले वॉश में क्लैरिफाइंग या प्यूरिफाइंग शैम्पू का यूज करेंगे। क्यूरिफाइंग शैम्पू क्या करता है, यहाँ पे हम नॉर्मल शैम्पू का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मल शैम्पू हमारे बालों के बिल्डअप प्रोडक्ट को बाहर नहीं निकालता है। प्यूरिफाइंग शैम्पू हमारे बालों के बिल्डअप प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। अब ये प्रोडक्ट क्या होता है, जो भी हम बालों में शैम्पू करते हैं, कंडीशनर करते हैं, ऑयल लगाते हैं, सीरम लगाते हैं, हेयर स्प्रे लगाते हैं, या जो भी प्रोडक्ट, सीरम लगाते हैं, हम जो भी प्रोडक्ट लगाते हैं वो बालों में कोटिंग हो जाती है। कभी कभी वो प्रोडक्ट बालों से वॉश में निकल भी नहीं पाती, तो वो सारे एक लेयर्स हमारे बालों में हो जाती है। इसे हम बिल्डअप प्रोडक्ट कहते हैं। ये बिल्डअप प्रोडक्ट हमारे बालों में रहती है। अगर ये बालों में रहती है तो क्यूटिकल्स बहुत अच्छे से ओपन नहीं होते, तो फिर रिबॉन्डिंग या क्रीम काम नहीं करती। यही कारण है कि हम यहाँ पे प्यूरिफाइंग शैम्पू का यूज करेंगे। प्यूरिफाइंग शैम्पू बहुत हार्श होता है, इसका पीएच लेवल 13 तक चला जाता है। प्यूरिफाइंग शैम्पू लगाकर हमें सबसे पहले स्कैल्प में मसाज करनी है 5 मिनट तक अच्छे से। उसको मसाज करने के बाद जब उसमें लेदर या झाग बनने लगे तब उसको वॉश कर देना है। उसके बाद फिर अगेन हमें शैम्पू लेनी है और फिर से स्कैल्प पे लगानी है। स्कैल्प पे लगाने के बाद उसको अच्छे से मसाज करके उसे झाग बनानी है। झाग में आप देखो कि अगर डस्ट आ रहा है या नहीं। अगर डस्ट, झाग में डस्ट बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। नीचे वाले बालों पे लगाओगे और उसे भी, वहां पे भी आप अच्छे से उसको क्लीन करोगे, वॉश करोगे। वहां आपने शैम्पू को 5 मिनट तक छोड़नी है। छोड़ने के बाद 5 मिनट के बाद अच्छे से पूरी डस्ट निकालने के बाद आपको वॉश करनी है। यहाँ आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। अगर बाल आपके नॉर्मल है तो आप बालों को 2 बार वॉश कर सकते हो। अगर बाल आपके कर्ली हैं और बहुत ज्यादा थिक हैं तो आप 3 बार वॉश करोगे। और अगर बाल सेंसिटाइज या केमिकल ट्रीटेड हैं, बालों में जान ज्यादा नहीं है, तो आप इसे 1 बार भी वॉश कर सकते हो। पर शैम्पू को 5 मिनट तक स्कैल्प पे रखनी है। वो क्या काम करती है, रखने का कारण ये है कि वो अच्छे से वो पूरी डस्ट को जो है वो निकाल देती है। आप तुरंत, आपने शैम्पू लगाया, तुरंत वॉश कर दिया तो अच्छे से वो डस्ट क्लीन नहीं हो पाती। तो कहने का मतलब ये कि आपने शैम्पू से बालों के अंदर जितने भी बिल्डअप प्रोडक्ट है वो सारे निकाल देने हैं। यहाँ पे आपकी वॉशिंग प्रोसीजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वॉश बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि अगर क्यूटिकल नहीं ओपन होते तो क्रीम अंदर नहीं जाएगी, और अंदर नहीं जाएगी तो कोटेक्स लेयर में जाकर वो बॉन्ड पे काम नहीं कर पाएगी। इसलिए यहाँ शैम्पू करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो आपका फर्स्ट काम है रिबॉन्डिंग का। अब आपने वॉश करने के बाद क्लाइंट को वर्किंग चेयर पर ले जाओगे और यहाँ पे टॉवेल ड्राई करनी है। टॉवेल ड्राई के बाद आप बालों को टैंगल फ्री करना है। टैंगल फ्री करने के बाद आपने स्ट्रेट ब्लो ड्रायर करनी है। जब 50% बाल ड्राई हो गए, फिर आपने यहाँ पे ये देखना है कि बाल जो है बहुत ज्यादा ड्राई या डैमेज तो नहीं है। अगर बाल किसी पर्टिकुलर एरिया पे ड्राई या डैमेज हो रहे हैं तो वहां पे आपने प्री ट्रीटमेंट अप्लाई करनी है। ये प्री ट्रीटमेंट क्या होता है, ये प्री ट्रीटमेंट बालों के अंदर मॉइस्चर या नमी या बालों को थोड़ा हेल्प करता है उसको डैमेज से बचाने के लिए। तो अगर आपके बाल मिडिल टू एंड डैमेज हैं तो आप वहां पे प्री ट्रीटमेंट लगाओगे। अगर आपके बाल स्कैल्प के नीचे से डैमेज हैं तो आप वहां पे प्री ट्रीटमेंट लगाओगे। मोस्टली स्कैल्प के बाल जो है वो हेल्दी होते हैं और मिडिल टू एंड ही ज्यादा
डैमेज होते हैं, फ्रिजी होते हैं, मॉइस्चर नहीं होता, क्योंकि बाल जैसे जैसे नीचे आते हैं उसमें मॉइस्चर की कमी हो जाती है और ड्राई की तरफ चले जाते हैं। तो आपने यहाँ पे प्री ट्रीटमेंट अप्लाई करनी है। प्री ट्रीटमेंट हर एक कंपनी की अलग अलग होती है। शॉस्कॉप में भी प्री ट्रीटमेंट आती है, मैट्रिक्स में भी आती है, वेला में भी आती है और स्ट्रिक्स में भी आती है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्री ट्रीटमेंट लगाओगे। ये प्री ट्रीटमेंट आप गीले बालों पे भी लगा सकते हो और ड्राई बालों पे भी लगा सकते हो, जैसे अलग अलग आती है। जैसे शॉस्कॉप की प्री ट्रीटमेंट स्टेट थेरेपी सुपर स्टेट प्रोटेक्शन बैलेंस करके आती है। लॉरियल में एक्सटेंसो केयर प्री ट्रीटमेंट आती है। मैट्रिक्स में रिपेयर इनसाइड हाइपरडोज कॉन्सेंट्रेट आती है और वेला की प्री पंप ट्रीटमेंट आती है। आपने करने के बाद आप बालों को फ्लैट आइनिंग करोगे, आप ब्लो ड्रायर करनी है। इसके बाद आपने आइनिंग करनी है। यहाँ पे आइनिंग मोटे मोटे सेक्शन लेकर करनी है, यहाँ पतले पतले सेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। आइनिंग करने के बाद अब आपने अपना रिबॉन्डिंग की फर्स्ट क्रीम अप्लाई करनी है। फर्स्ट क्रीम को कुछ लोग स्ट्रेटनिंग की फर्स्ट क्रीम बोलते हैं, कुछ लोग केवल फर्स्ट क्रीम बोलते हैं, कुछ लोग रिलैक्सर बोलते हैं, कुछ लोग रिलैक्सर क्रीम बोलते हैं, कुछ लोग रिलैक्सिंग क्रीम बोलते हैं, कुछ लोग रिलैक्सर क्रीम पे जिस भी कंपनी का रिबॉन्डिंग कर रहे हो उससे रिलेटेड फर्स्ट क्रीम लोगे। इसको आपको बाउल में लेना है। इसके पहले आपने ग्लव्स पहननी जरूरी है और हो सके तो आप मास्क भी वियर कर सकते हो, क्योंकि इसकी कुछ स्मेल रहती है जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। तो ग्लव्स तो पहननी ही पहननी है। उसके बाद आप क्रीम को, थोड़ी सी क्रीम लोगे, उसको बाउल में लोगे और उसको ब्रश से पतले पतले सेक्शन लेकर बालों में लगानी है। इतने पतले सेक्शन लेनी है ताकि इतने पतले सेक्शन लेनी है जो आपके हथेलियों में वो सेक्शन दिखनी चाहिए। उसके बाद आपने में अच्छे से लगनी चाहिए। आप एक लेयर्स लोगे, पतली लेयर्स लोगे और उसको क्रीम लगाओगे। क्रीम लगाने के बाद आपको इमल्सीफाई करनी है 4 या 5 टाइम्स। उसके लास्ट में कोम करनी है, ताकि स्टैंड पे अगर क्रीम नहीं लगी है तो वो कोम के थ्रू उस स्टैंड पे लग जाएगी और पूरे बालों में लग जाएगी। इस तरह अच्छे तरीके से लगाना बहुत जरूरी है। इमल्सीफाई भी एक एक लेयर्स पे बहुत बार करनी है, ताकि अच्छे से क्रीम अगर किसी लेयर्स पे रह जाती है तो वो लग जाए। उसके बाद फिर आपने यहाँ बॉन्ड को सॉफ्ट करने के लिए वेट करना है। एक्चुअली यहाँ रिबॉन्डिंग में कुछ लोग बोलते हैं कि बॉन्ड को ब्रेक करना होता है। यहाँ पे हम बॉन्ड को ब्रेक नहीं करते, क्योंकि अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमारे बाल ब्रेक हो जाएंगे। तो हमें बॉन्ड एक्चुअली इसमें सॉफ्ट होती है, पर लोग रफली लाइक। फर्स्ट क्रीम की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ आपने ज्यादा टाइम नहीं लेना है। आपकी इसकी 20-25 या मैक्सिमम 30 मिनट्स में हो जानी चाहिए। और इसमें आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अगर आप अकेले कर रहे हो और आपकी स्पीड स्लो है तो आप किसी का हेल्प ले सकते हो, और अगर आप हानि होगी, क्योंकि कभी कभी कुछ बाल ऐसे होते हैं जो जल्दी 20 या 25 मिनट में बॉन्ड टूट जाते हैं, बॉन्ड सॉफ्ट हो जाते हैं या टूट जाते हैं। तो अगर आप किसी आगे पीछे से आपने लगाना स्टार्ट किया और आगे अगर आप लगा रहे हो और उसी समय पीछे के बॉन्ड सॉफ्ट हो चुके हैं, वो ब्रेक हो चुके हैं, तो फिर आपकी रिबॉन्डिंग प्रोसीजर इफेक्टेड हो सकती है, खराब हो सकती है। तो इसलिए यहाँ टाइमिंग बहुत बड़ा रोल करता है। आपको 20 या 25 या मैक्सिमम 30 मिनट के अंदर क्रीम अप्लाई कर लेनी है। क्रीम अप्लाई करने के बाद आपने क्लाइंट के हेयर को रैप कर देनी है, क्लिंग रैप से रैप कर देनी है। एसी के सामने बिल्कुल नहीं बिठाना है, क्योंकि एसी की हवा लगनी नहीं चाहिए। अगर हो सके तो आप एसी को बंद रखो, और अगर एसी चलाना भी हो तो डायरेक्ट नहीं बिठाना है, क्योंकि इसके अंदर जो क्रीम के अंदर जो इंग्रेडिएंट होती है वो थर्मल प्रोडक्ट होती है। थर्मल प्रोडक्ट क्या होता है, ये हीट से पेनिट्रेट होती है। ये हीट के थ्रू, थर्मल प्रोडक्ट हीट के थ्रू अपना काम करता है। तो अगर हीट नहीं होगी तो फिर वो क्रीम अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। यही रीजन है कि हम एसी या पंखे चलाने को मना करते हैं। अब आप करते हैं इस क्रीम के इंग्रेडिएंट के बारे में। जो फर्स्ट क्रीम है, रिलैक्सर क्रीम है, इसके इंग्रेडिएंट के बारे में बात करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड होती है, अमोनियम थाई ग्लाइकोलिड होती है और सोडियम थाई ग्लाइकोलिड होती है। ये केमिकल्स हमारे फर्स्ट क्रीम को काफी हार्श बना देते हैं। काफी ये मिलकर फर्स्ट क्रीम के पीएच बैलेंस को 13 या
14 तक ले जाते हैं। जो नॉर्मल क्रीम यूज करते हो, अगर रिलैक्सिंग क्रीम में, रिलैक्सर क्रीम में या फर्स्ट क्रीम में अगर आप नॉर्मल हो तो इस नॉर्मल वालों के लिए अगर आप क्रीम लेते हो तो इसका पीएच 10 तक होता है। अगर कर्ली बालों के लिए यूज कर रहे हो तो इसका पीएच 13 तक होता है। और अगर आप फाइन बालों के लिए ले रहे हो तो इसका पीएच 10 तक होता है। मतलब इसका पीएच का क्या काम होता है कि ये क्यूटिकल्स के अंदर जाकर जो हमारी कोटेक्स लेयर में जो हमारे बॉन्ड हैं उस बॉन्ड को वो सॉफ्ट करता है। वो बॉन्ड सॉफ्ट होंगे तभी वो चेंज होके दूसरे शेप में आएंगे। तो इस क्रीम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लगाने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं को चेक करने के आपके पास दो तरीके हैं। चलिए अब हम बॉन्ड को चेक करते हैं। बॉन्ड को चेक करने के लिए एक हेयर के एक स्ट्रैंड को लेना है और उसमें गांठ या नॉट बनानी है। अगर वो नॉट बनाने में वो गांठ खुल गई तो हमारे बॉन्ड सॉफ्ट नहीं हुए हैं। और अगर नॉट या गांठ वैसे ही पड़ी हुई है जैसा हमने लगाया तो मीन्स हमारे बॉन्ड सॉफ्ट हो चुके हैं, तो हमारा प्रोसीजर हो गया है। ये तो फर्स्ट मेथड है कैसे आप बॉन्ड। सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड आप बालों को चेक करते हुए हेयर की एक स्टैंड को लोगे और उसको खींचोगे। पुल करते हुए या खींचते हुए अगर आप उसको छोड़ते हो और बाल अपने स्थान पर जाकर अगर इस शेप बनाती है तो इसका मतलब बॉन्ड सॉफ्ट हो गई है, बॉन्ड ब्रेक हो गई है। और अगर बाल खींचते हुए अगर बाल टूट जाते हैं तो इसका मतलब क्रीम ने अपना काम नहीं किया, हमें अभी और वेट करना है। तो इस तरीके से आपने बॉन्ड को चेक करना है। बॉन्ड अगर सारी जगह पे चेक हो चुके हैं और आपको लगता है कि जो आपने पीछे से स्टार्ट किया था वहां बॉन्ड सॉफ्ट हो चुके हैं, बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं और आगे का एरिया जो आपने बाद में अप्लाई किया था वहां भी बॉन्ड सॉफ्ट नहीं हुए हैं, टूटे नहीं हैं, तो आप पीछे के बालों के प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हो। स्टॉप करने के लिए आपको क्या करना है, स्टॉप करने के लिए आपको वाटर स्प्रे लेनी है और उस पर्टिकुलर एरिया पे आपने डाल देनी है और फिर उसे वाइप ऑफ कर देनी है, उस क्रीम को निकाल देनी है ताकि उसकी प्रोसीजर वहीं स्टॉप हो जाए। इस तरीके से आपने पूरे बालों के बॉन्ड को चेक कर लोगे। अगर आपको लगता है कि पूरे जगह के बॉन्ड टूट गए हैं, मीन्स इन द सेंस कि नेप एरिया का भी चेक करना है, मिडिल का भी चेक करना है, दोनों साइड्स का चेक करना है और आगे का चेक करना है। अगर आपको लग रहा है कि पूरे बॉन्ड टूट गए हैं, पूरे बॉन्ड सॉफ्ट हो गए हैं, ब्रेक हो गए हैं, प्रोसीजर अब आप क्लाइंट को शैम्पू चेयर पे लाओगे, शैम्पू स्टेशन पर लाकर यहाँ आपने वॉश में ल्यूक वार्म वाटर का यूज करना है। अब यहाँ ल्यूक वार्म वाटर क्यों यूज करेंगे, ल्यूक वार्म वाटर वो होती है जो ना ज्यादा गर्म होती है जो ना ठंडी होती है, ये नॉर्मल टेम्परेचर जिसका होता है। वार्म वाटर का यूज करने के क्या फायदे हैं, इसके दो फायदे हैं। एक, आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बालों से निकल जाते हैं और दूसरा, रिबॉन्डिंग में शाइनिंग, बालों में शाइनिंग बहुत आती है, तो आप ल्यूक वार्म वाटर का यूज करना है। वॉशिंग प्रोसीजर भी इसमें टाइम लेती है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम देकर आपको वॉश करना है। मीन्स एक लेयर्स लिया और उसमें ल्यूक वार्म वाटर डाला और इसको इमल्सिफाई किया। इस तरीके से आपको 5 या 6 टाइम्स इमल्सिफाई करनी है और उसके बाद आपने वॉश करनी है। इस तरीके से आप पूरे हेड पे करोगे तो मीन्स ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, इसमें जल्दी नहीं करनी है। एक में आपने ये ध्यान रखना है कि सारे प्रोडक्ट बालों से निकल जानी चाहिए। आपने कभी कभी नेप एरिया से, कान के पास से और आगे से प्रोडक्ट रह जाते हैं, तो प्रोडक्ट रहनी नहीं चाहिए बिल्कुल, नहीं तो रिबॉन्डिंग के रिजल्ट बिल्कुल ही अच्छे नहीं आएंगे। और आपको यहाँ पे वॉशिंग के बाद आपने ये ध्यान देना है कि क्या आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो गए हैं या डैमेज हो गए हैं या फ्रीजी हो गए हैं। तो अगर आपको लगता है कि ड्राई, फ्रीजी या डैमेज बाल हो रहे हैं तो यहाँ आपको कंडीशनर या मास्क का यूज करना है। जो क्या पूरे बालों पे कंडीशनर अप्लाई करोगे, इसे इमल्सिफाई करोगे 5 मिनट तक, उसके बाद वॉश करना है ल्यूकवार्म वाटर से। सारी प्रोसीजर के बाद अब क्लाइंट को आप वर्किंग चेयर पे लाओगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी क्लाइंट के बाल बिल्कुल ही विक हैं क्योंकि बॉन्ड जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं
और बालों में जान नहीं है, तो आपको बहुत ही अच्छे और प्रॉपर तरीके से हैंडल बालों के आगे के काम करने हैं। अब यहाँ टॉवेल ड्राई किया, टॉवेल ड्राई करने के बाद आपने बालों को टैंगल फ्री करना है। आपके बाल ड्राई हो रहे हैं, टैंगल फ्री करने के बाद अगर लगता है कि बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं, तो यहाँ पे आपने का यूज करना है या हॉट ब्लो का यूज नहीं करना है। कोल्ड आपने फ्लैट ब्लो ड्रायर करनी है। और अगर बाल बहुत ज्यादा ड्राई नहीं है, नॉर्मल पोजीशन पे है, तो आप मीडियम हीट में ब्लो ड्रायर कर सकते हो। यहाँ आपको फ्लैट ब्रश से ब्लो ड्रायर करनी है। ब्लो ड्रायर करने के बाद आपने नेक्स्ट प्रोसीजर आयनिंग स्टार्ट करनी है। ये आयनिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके रिबॉन्डिंग का, क्योंकि जो बॉन्ड को आपने ब्रेक किया है, सॉफ्ट किया है, उस बॉन्ड को एक नए शेप में लाने का काम यहाँ हम आयनिंग के थ्रू करेंगे। आयनिंग में हम बहुत ही पतले पतले सेक्शन लेकर आयनिंग करनी है, बिल्कुल ही पतले सेक्शन लेकर करनी है, क्योंकि अगर आप आयनिंग में थोड़ी हड़बड़ी करते हो या बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हो, तो रिजल्ट बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। तो एक एक पतली पतली लेयर्स लेनी है और उस पे 3 या 4 बार, आपने 4 या 5 बार, कभी कभी तो बाल बहुत मोटे होते हैं तो आपको 8 एंड 9 टाइम्स भी आयनिंग करनी पड़ती है। एक लेयर्स पे 8 या 9 टाइम्स आयनिंग करनी पड़ती है। आपने ये देखना है कि अगर बालों में धुआं निकल रहा है या कुछ स्मेल आ रही है बालों से, तो आप तब तक आयनिंग करते रहना जब तक बालों से बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए और बालों में शाइनिंग दिखनी चाहिए उस पर्टिकुलर लेयर पे। इस तरीके से आप पूरे बालों पे करोगे, पूरे बालों पर कि सारे बाल एक सार हो जाएं। यही रिबॉन्डिंग के रिजल्ट आने वाले हैं। जो आप आयनिंग कर रहे हो ऐसे ही बाल आपके दिखने वाले हैं। तो यहाँ बिल्कुल आयनिंग मशीन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी इन द सेंस की सेरेमिक प्लेट्स वाली होनी चाहिए, जिसमें आयनिंग बहुत अच्छे से हो सके। और यहाँ पे एक दो चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपके बाल कर्ली हैं, मोटे हैं, घने हैं, तो आपको आयनिंग का टेम्परेचर 230 तक रख सकते हो। अगर आपके बाल नॉर्मल है, मीडियम क्वालिटी के हैं, तो आप 200 तक रख सकते हो। और अगर आपके बाल केमिकल ट्रीटेड हैं, फाइन है, बालों में जान नहीं है, सेंसिटाइज हैं, तो ऐसे में आप आयनिंग का टेम्परेचर 170 से 200 तक रख सकते हो। तो यहाँ पे आप अब आपका आयनिंग होने के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसीजर न्यूट्रलाइजर है। न्यूट्रलाइजर में भी आपने 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आपने बालों में क्लिप नहीं लगानी है। आपने न्यूट्रलाइजर लगाते समय ऐसा नहीं है कि आपने एक लेयर लिया और दूसरी लेयर को आपने क्लिप लगा दिया। नो, यहाँ आपने किसी का हेल्प लेना है, और जिसका आप हेल्प ले रहे हैं उनके हाथ भी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। उसमें कभी अंदर का ध्यान ये रखना है कि क्लाइंट को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बिठाना है। उनके हेड बिल्कुल शेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो शेकिंग पोजीशन में होंगे तो बाल वैसे ही फिक्स्ड हो जाएंगे। कभी कभी यहाँ से साइड से डेंट आ जाती है और यहाँ से कभी कभी डेंट हो जाती है। तो और एक एक लेयर्स पे न्यूट्रलाइजर लगाकर उसमें बार बार कोम नहीं करना है। आपने एक बार कोम कर दिया और उसको कटिंग शीट में चिपका दिया, फिर दूसरी लेयर लिया, उसमें न्यूट्रलाइजर लगाया, उसको इमल्सिफाई किया, एक बार कोम किया और उसको कटिंग शीट में चिपका दिया। इसमें बार बार कोम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये पूरे बालों पे अच्छे से लग जाता है। अदरवाइज कोम करने से कभी कभी प्रोडक्ट वहां से रिमूव भी हो जाते हैं। तीसरी बात ये है कि अगर आपको बालों का पोजीशन बिल्कुल ही फ्लैट चाहिए ऐसे, तो आप न्यूट्रलाइजर उसी पोजीशन में लगाओगे। अगर आपको आगे के बालों में बॉन्स चाहिए, इस साइड से अगर हल्की सी बॉन्स चाहिए, तो आप न्यूट्रलाइजर लगाते समय आप बाल इसी पोजीशन में लगाओगे। मतलब आपको बालों का बाउंस जिस तरीके से चाहिए पोजीशन में आप बालों को सेट करके न्यूट्रलाइजर लगाओगे, तो उसी पोजीशन में बाल सेट हो जाएंगे। इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको न्यूट्रलाइजर लगाना है। चलिए, टेम्पराइजिंग क्रीम की अगर इंग्रेडिएंट की बात करें, तो इसमें H2O हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। ये स्कैल्प पे नहीं लगनी चाहिए। एज द सेम जो आपने फर्स्ट क्रीम लगाया था रिलैक्सर क्रीम, वो भी स्कैल्प पे बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये स्कैल्प के लिए हानिकारक है। यहाँ अभी हम न्यूट्रलाइजर क्रीम की बात कर रहे थे। न्यूट्रलाइजर क्रीम स्कैल्प पे नहीं लगनी चाहिए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि 15 मिनट ही लगा के छोड़ दें, चाहे कैसे भी बाल हो, हमने न्यूट्रलाइजर 15 मिनट्स लगा के छोड़ के उसके बाद वॉश कर देनी है। नो, अगर आपके बाल
की जरूरत नहीं है न्यूट्रिलाइजर के 15 मिनट्स की। अगर आपके बालों को जरूरत है 7 या 10 मिनट की न्यूट्रिलाइजर की, आपने 10 मिनट ही लगाना है। अगर आपके बालों को जरूरत है 15 मिनट तक, तो आपने न्यूट्रिलाइजिंग क्रीम 15 मिनट तक लगानी है, ज्यादा नहीं लगानी है। क्योंकि अगर आपने बालों पर लगाकर हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, बाल ड्राई दिखते हैं और साथ ही साथ डैंड्रफ होने के भी चांसेस होते हैं। तो आपने इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपके बाल मोटे हैं, कर्ली हैं, हीना कोटेड हैं, डाई बाल हैं, तो ऐसे बालों पे आप न्यूट्रिलाइजर 15 मिनट लगा के छोड़ोगे। अगर बाल नॉर्मल हैं तो आप 10 मिनट छोड़ सकते हो, और अगर बाल बहुत ज्यादा सेंसिटाइज हैं तो कभी कभी 7 या 8 मिनट में न्यूट्रिलाइजर हो जाती है। न्यूट्रिलाइजर अपना काम ऐसे बालों पे कर देता है। उसके बाद आपको वेट नहीं करना, आपने जो है वो वॉश करनी है। यहाँ न्यूट्रिलाइजर की टाइमिंग आपके फर्स्ट क्रीम के साथ रिलेशन रखती है, अगर वेट करती है। अगर आपने फर्स्ट क्रीम जो रिलैक्सर क्रीम है वो अगर आपने बालों पे 45 या 50 मिनट्स तक लगा के छोड़ा है, उसके बाद बॉन्ड ब्रेक हुई है या बॉन्ड सॉफ्ट हुई है, तो यहाँ न्यूट्रिलाइजर क्रीम आप 15 मिनट तक लगा सकते हो। अगर अगर वो 35 से 40 मिनट तक छोड़ा है तो यहाँ न्यूट्रिलाइजर आप 10 मिनट्स लगा सकते हो। और अगर क्रीम आपकी 30 मिनट्स में बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं तो आपने यहाँ न्यूट्रिलाइजर 8 मिनट्स लगानी है। मतलब टाइमिंग हर एक बालों के लिए अलग अलग होती है। ओवर प्रोसेस नहीं करना, जरूरत नहीं है तो न्यूट्रिलाइजर को ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। अब हमने वॉशिंग प्रोसीजर में आना है। शैम्पू स्टेशन पे क्लाइंट को लाना है। यहाँ भी हमने ल्यूकवार्म वाटर का यूज करना है। ल्यूकवार्म वाटर से एक एक लेयर्स को इमल्सिफाई करोगे और उसके बाद न्यूट्रिलाइजिंग क्रीम अच्छे से निकाल के वॉश करनी है, रिंस करनी है। रिंस करने से क्लाइंट को वर्किंग चेयर पर ले जाओगे। वर्किंग चेयर पर लाकर क्लाइंट के बालों को टॉवेल ड्राई करनी है। टॉवेल ड्राई के बाद फिंगर ब्लास्ट करनी है। फिंगर ब्लास्ट के बाद बालों में सीरम अप्लाई करनी है। सीरम अप्लाई करने के बाद बालों को फ्लैट ब्लो ड्रायर करनी है। फ्लैट ब्लो ड्रायर करने के बाद आपने बालों में प्रेसिंग करनी है, बालों में आइनिंग करनी है। आइनिंग या बहुत पतले पतले सेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़े मोटे मोटे सेक्शन लेकर आपने आइनिंग कर सकते हो। आइनिंग के बाद आपने बालों में सीरम अप्लाई करनी है। सीरम क्यों अप्लाई करते हैं? सीरम इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि आगे के प्रोसीजर में आपकी आइनिंग है, तो ये बालों को प्रोटेक्ट करेगा और बालों को बहुत ज्यादा ड्राई नहीं होने देगा। एक्चुअली ये हीट प्रोटेक्टर का काम करता है। उसके बाद आपने आइनिंग करनी है। यहाँ बहुत पतले पतले सेक्शन लेकर आइनिंग करने की जरूरत नहीं है। पूरी आइनिंग हो जाने के बाद आप बालों में सीरम अप्लाई करनी है। ये सीरम हीट प्रोटेक्टर का काम करेगा, क्योंकि हमें क्लाइंट को 48 आवर्स के बाद बुलानी है। 48 हम बालों पे सीरम लगा देते हैं ताकि वो बालों को कुछ बाहरी चीजों से, पॉल्यूशन से, डस्ट से, मॉइस्चर से बचा सके। अब प्रश्न ये उठता है कि हम क्लाइंट को 48 आवर्स के बाद क्यों बुलाते हैं। इसका रीजन ये है कि अभी बॉन्ड जो हमने ब्रेक किए हैं, जो बॉन्ड हमने सॉफ्ट करके उसको ऐड किया है, वो बॉन्ड अभी अच्छे से फिक्स नहीं हुए हैं। ये बॉन्ड अभी टेम्परेरी हैं। इनको नेचुरल रूप से फिक्स होने में 48 आवर्स का टाइम लगता है। तो इसलिए हम क्लाइंट को 48 आवर्स के बाद बुलाते हैं। 48 घंटे के लिए क्लाइंट को आपको प्रिकॉशन बतानी है। प्रिकॉशन, कानों के पीछे बाल नहीं करनी है, बालों में मॉइस्चर नहीं आना चाहिए, ट्रैवलिंग नहीं करनी है, सोते हुए बालों को ऊपर की साइड करके सोना है। मतलब बालों के टेक्सचर में जो हमने रिशेप किया है उसमें बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। तो बहुत ध्यान, तो इन सारी प्रिकॉशन को क्लाइंट को हमें बताना है। इसके बाद क्लाइंट को 48 आवर्स के बाद बुलाना है। क्लाइंट को जिस भी कंपनी की रिबॉन्डिंग कर रहे हैं उसकी प्रिस्क्राइब शैम्पू और मास्क से बालों को वॉश करना है। अब इसके बाद आप क्लाइंट को फाइनली भेज सकते हो। पर जाने के बाद आपको क्लाइंट को प्रिकॉशन बतानी है। उनको जिस कंपनी की आप रिबॉन्डिंग करे उसी की शैम्पू और कंडीशनर देनी है। उसी शैम्पू फ्री होता है, सल्फर फ्री होता है, क्योंकि पैराबीन फ्री होती है, सल्फर फ्री होती है। तो ये बालों में ऑयल नहीं लगाना है, ये बताना है, मेहंदी नहीं लगानी है, दही नहीं लगानी है, अंडा नहीं लगाना है, और साथ ही साथ उसी शैम्पू और कंडीशनर का यूज करना है। इस तरीके से आपको क्लाइंट को पूरी प्रिकॉशन बता के भेजनी है, ताकि उम्मीद है आपको हमारी इस वीडियो से नॉलेज मिली होगी। मैंने इसमें एक एक बात
डिटेल में बताने की कोशिश की है। चैनल में सैलून एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। इसमें आपको फूड थ्योरी में डिटेल में नॉलेज मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल पर आए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।